स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। हमको पता है कि आप लोग के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा, ये कि सर आप इतने दिनों से कहाँ थे। सर इतने दिनों से हम जो है डिजिटल बोर्ड की तैयारी में थे, अर्थात अपने कोचिंग में डिजिटल बोर्ड लगाया गया है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीका से पढ़ा पाए, बेहतर तरीका से समझा पाए। इसीलिए हम इतने दिनों से गायब थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में काफी ज्यादा सुविधा होगा और हमको समझाने में सुविधा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर किसका, तो कर्मक का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इसमें उन सभी प्रश्न को रखा गया है जो आपके एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, अर्थात इससे ही आपके सभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2026 के एग्जाम में। इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको निम्नलिखित प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे पहला है, क्या कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पहले कर्मक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे सवाल देखिए, चौथा है कि कवि ने, क्या सर, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताएं। ये क्वेश्चन है ना, और इस बार 2025 में जो एग्जाम में पूछा गया था सर, वो क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिए। ये 2025 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि दूसरे कर्मक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। ये प्रश्न पूछा गया था 2025 में। तो हम मुख्यतः आपके जो है 7 सवाल लिए हैं, 7 प्रश्न लिए हैं, और इन 7 को आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप सुनोगे, आपको सुन करके याद हो जाएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, ठीक है सर, अपनी एक आंख की तुलना है ना दर्पण से क्यों की है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सर है ना, आपके एग्जाम में आ सकती है 2026 में, बिल्कुल आ सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा और सुनिएगा, और यकीन मानिए आप सुनोगे, सुन करके ही याद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। कवि ने एक आंख की तुलना दर्पण से करते हुए कहते हैं कि मेरा एक आंख दर्पण के समान है, जिससे हम इस सृष्टि को भली भांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस सृष्टि में व्यक्ति को रंग, रूप, बल, ताकत, घमंड आदि से नहीं जाना जाता, बल्कि इस सृष्टि में लोगों को गुणों से पहचाना जाता है। किससे सर? गुणों से। अर्थात कवि महोदय एक आंख की तुलना करते हुए कहा कि व्यक्ति को यहाँ ना तो रंग के रूप में जाना जाता है, ना बल के रूप में जाना जाता है, ना ही ताकत, ना ही घमंड, किसी के रूप में नहीं जाना जाता है। यदि जाना जाता है तो उसके है ना गुणों के रूप में जाना जाता है। कि यहाँ लिखा हुआ है सर, गुणों के रूप में जाना जाता है। अगर आपको दिखता नहीं तो यहाँ मिटा देते हैं, समझिएगा। व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता है सर? गुणों के रूप में जाना जाता है। कवि ने ऐसा कहा, इसलिए कवि ने अपनी एक आंख की तुलना सर दर्पण से किया। और क्यों किया? कहा कि हम एक आंख से ही लोगों को पहचान लेते हैं, जान लेते कि सृष्टि में ना ही आपको रंग से जाना जाएगा, ना ही आपके रूप से जाना जाएगा। आप गोरा है कि करिया है ना, मझलका है कि नट्टा है, इससे नहीं जाना जाएगा। आपको जो जाना जाएगा वो आपके गुणों द्वारा जाना जाएगा। इसलिए कवि ने एक आंख की तुलना किससे कहा? दर्पण से किया। ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आ रहा सर आपका, ये है दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना, इतना तो दिख गया होगा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख लेते हैं। चलिए सर, कोई दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, है ना, दिख रहा अच्छा से? दिखता तो होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले कर्मक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए समझिएगा अच्छे से। आंसर क्या है, यहाँ कलंक का मतलब कोयला से है। किससे है? कोयला। और कंचन या कांच का मतलब सोना से है। किससे है? सोना, है ना। अर्थात क्या कहना चाहता है कवि? कोयला और कलंक के द्वारा उसको समझे। अर्थात जिस प्रकार लोहे को कोयले में तपाया जलाया जाता है ताकि वो कड़ा हो पाए, मजबूत हो पाए, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना होगा, जलना होगा, तब जाकर
वह व्यक्ति सोना बन पाएगा, अर्थात हीरा बन पाएगा। अर्थात यहाँ लिखा हुआ है अर्थात एक सफल व्यक्ति बन पाएगा। क्या कहा लेखक ने? कि लेखक अपने जो कुछ वर्ड के माध्यम से, जैसे शब्द आप देख रहे हैं कलंक और कांच और कंचन के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करना चाहा। कहा कि देखिए, जिस प्रकार कोयला में लोहा को तपाया जाता है, किस लिए तपाया जाता है? ताकि वो कड़ा हो पाए और उसकी कीमत बढ़ पाए। मान के चलो कच्चे लोहे को अगर बाजार में बेचेंगे तो बहुत कम मिलेगा, उसको अगर अलग अलग आकार बना करके, तबिया, हथौड़ा, कचिया, हर एक चीज आकार बना करके अगर बेचा जाए तो वही लोहे का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को तपना होगा, जलना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब तक वो तपेगा नहीं, जलेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, तब तक वह जो है सर सफल व्यक्ति नहीं बन पाएगा। यही लेखक कहना चाहता है। जिस प्रकार लोहा तपा उसी पर हम लोग को भी तपना होगा, तब जा करके हम लोग एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे, तब हम लोगों का कीमत बहुत ज्यादा होगा, अन्यथा कोई कीमत नहीं होगा। तो चलिए अब इसका अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ना दूसरा में ही है, उसको समझ लेते हैं। दूसरा में कहाँ है तो देख लें। हाँ, यहाँ पे है क्वेश्चन सर, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन क्या है, अगला देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सर आपका कि पहले कर्मक में जयसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि पहले कर्मक में जयसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, है ना। हम लोग जानते थे कि जयसी महोदय को चेचक हो गया था, चेचक के कारण पूरा शकल खराब, गंदा दिखता था, ऊपर से आंख भी खराब, कान भी खराब। तो जब व्यक्ति गंदा दिखता है तो उसका मनोबल कहीं कहीं घट जाता है, आत्मविश्वास कहीं कहीं घट जाता है। फिर भी जयसी महोदय के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो हमेशा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखे और किस प्रकार वो आत्मविश्वास का परिचय दे, वही क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर देना है। तो चलिए आंसर क्या है सुनते हैं। आंसर है सर आपका कि पहले कर्मक में मलिक मोहम्मद जयसी महोदय ने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहे कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, है ना, दुनिया की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण तथा अवगुण पाया जाता है। क्या बताया कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु, चाहे जो भी चीज ले लीजिए, हर एक में गुण और अवगुण पाया जाता है। आप सिस्टम उठा करके देख लीजिए, कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ अवगुण या गुण पाया जाएगा। जैसे आप कोई मोबाइल ले लीजिए, महंगा से महंगा मोबाइल ले लीजिए, गुण होगा तो उसके साथ अवगुण भी होगा। तो यही कहा कौन, मोहम्मद जयसी क्या कहे कि दुनिया की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण तथा अवगुण पाया जाता है। जिस प्रकार इस सृष्टि ने चांद को जन्म दिया, है ना, फिर भी उसमें कहीं अंधियारा है तो कहीं उजाला, यह लिखा हुआ देख रही है, उजाला, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आम में गुठली ना हो तो आम सुगंधित नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे भी होगा, है ना। चौथा में है ना, और बड़ा करना पड़ेगा क्या, और बड़ा कर देते, ठीक है, चलिए बड़ा कर दिए। अर्थात, है ना, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण तथा अवगुण पाया जाता है, लेकिन अवगुण कहीं न कहीं व्यक्ति को गुणवान बना देता है ना। क्या कहा तो समझे, लेखक कहना चाहते हैं कि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं या वस्तु है, उन सभी में गुण तथा अवगुण पाया जाता है। जैसे संसार ने, इस सृष्टि ने चांद को जन्म दिया, उसमें भी कहीं पर क्या था सर, अंधियारा था। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, उसमें भी कहीं पर अंधियारा था, है ना, और कहीं पर उजाला, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखिए सर, अंधियारा है तो कहीं उजाला। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में गुण और अवगुण पाया जाता है ना। ये लेखक महोदय ने बताया, किसके द्वारा, अपने पंक्तियों के द्वारा बताया कि दुनिया में हर एक व्यक्ति में गुण अवगुण है ना। और अवगुण होना कोई गलत नहीं, क्योंकि अवगुण कहीं न कहीं व्यक्ति को गुणवान बनाता है। जिस प्रकार यहाँ बताया कि आम में गुठली ना हो तो आम सुगंधित नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर आम में गुठली नहीं होगा तो क्या आम में सुगंध आता है क्या? हम लोग पैसे पहचानेंगे खट्टा आम है कि मीठा आम है। अर्थात अवगुण व्यक्ति को गुणवान बनाता है। तो इस प्रकार जो है लेखक ने अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया, याद रखिएगा, कोई दिक्कत में। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन में, लेकिन हम उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं।
क्या आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों यारों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चौथा में, और ये रहा क्वेश्चन, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है। थोड़ा होता क्या है, डिजिटल पर न्यू है ना, और उतना हम चलाने नहीं आता है, तो फिर भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हर चीज सीखने के लिए क्या लोग जन्म ही लेता है, धीरे धीरे सब चीज सीख जाता है। पहले मोबाइल खरीदे तो भी नहीं चलाना आता था, धीरे धीरे चल के सीखे थे, है ना। आइए चौथा क्वेश्चन में आते हैं सर हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है? सर ये क्वेश्चन, इसका जब हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे मजा आ जाएगा क्वेश्चन के। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बहुत जरूर बोलिएगा कि सर करबक का एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, तो हम अवश्य कर देंगे। आपको यकीन में बताते हैं, सुन के वहां पर भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है रटना मना है, सुनकर याद रखो। क्या हिंदी रटेगा भाई, है ना, मर्द का बच्चा हिंदी नहीं रटे आता। चलिए आगे बढ़ते लोग। क्या क्वेश्चन है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इच्छा का मर्म बताए, क्या कहना चाहता है, किस रूप में वो अपने आप को याद रखना चाहता है, क्योंकि जानता था कि दुनिया में सब एक ना एक दिन चले जाएंगे, तो वो अपने आप को किस रूप में याद करना चाहता है। तो इसका आंसर सुनते हैं हम लोग। क्वेश्चन का आंसर है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी महोदय ने जानते थे कि इस दुनिया में कोई नहीं रहने वाला है, सबको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। क्या बताया, वो जानते थे कि दुनिया में कोई नहीं रहेगा, सब एक ना एक दिन मरेगा, हम लोग तुम लोग सब मरोगे, है ना, ये जानते थे कवि। अब आगे बढ़िए। जिस प्रकार एग्जाम्पल भी दिया, जिस प्रकार महाप्रतापी राजा रतन सेन, प्रख्यात सुंदरी पद्मावती, बुद्धिमान सुवा और अलाउद्दीन खिलजी जैसे महान लोग जन्म लिए और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहता है लेखक कि बहुत से महान लोग जन्म लिए। कौन कौन जन्म लिए? तो देखिए, महाप्रतापी राजा रतन सेन जन्म लिया, प्रख्यात सुंदरी पद्मावती भी जन्म ली, बुद्धिमान सुवा, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आप पढ़े होंगे हिमसुक की कहानी, उसमें सुवा के बारे में बताया गया, वही सुवा की बात यहाँ पर किया है, 8 क्लास की सुवा, है ना। और जिसमें क्या था कि जो वहां के राजा थे उस सुवा से पूछते थे कि ये काम करे कि ना करे, उससे पूछ के काम करते थे, है ना। और उसका बेहिचक क्या वही राजा ने हत्या कर दिया था तलवार से, बिना सोचे समझे। तो वह चीज आप पढ़ के वहां समझ सकते हैं, फिर भी यहाँ समझे। तो यह है बुद्धिमान सुवा, इसका एग्जाम्पल लिया। और अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जैसे महान लोग जन्म लिए और एक ना एक दिन मृत्यु को क्या हो गया सर, प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आज लोग उसे उनकी कृतियों के द्वारा जानते हैं। ठीक है बात है सर, कि आज बहुत से लोग जन्म लिए, महाप्रतापी राजा रतन से जन्म लिए, महात्मा गांधी जन्म लिए, और सब एक न एक दिन मर गए, लेकिन हम लोग कैसे जानते? उनकी कृतियों के द्वारा, उनकी कहानियों के द्वारा। तो ये इसी रूप में हम लोग जानते हैं। अब आए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक उसी प्रकार वे कभी भी चाहते हैं कि उनकी कृतियों के द्वारा यह संसार से याद रखे, कृतियों के द्वारा, ठीक है। अर्थात इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि लेखक चाहते हैं, कवि चाहते हैं कि उनकी कृतियों के द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है ना, उनकी कृतियों के द्वारा यह संसार उसे याद रखे, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना है, और मर के तो सबको जाना है, लेकिन याद कैसे रहेगा, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा लिखना होगा ताकि लोग पढ़े और आपको जान पाए। अर्थात इसका आंसर यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मिटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हम मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें सर आपको काफी ज्यादा आसान भाषा में लिखाया गया है, आप याद रखिएगा। इतना आसान भाषा में हमको नहीं लगता है कि कोई अभी तक आंसर दिया है, इसलिए हम आपके बीच आए हैं कि ताकि आपको हिंदी अच्छे से समझा पाए। ये है सर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो गए हैं, है ना, अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं इसका आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में चौथे में है ना। चल देख लेते हैं चौथा में क्या है क्वेश्चन, ऊपर करेंगे तो पता चलेगा। हाँ ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन ना हम बोल देते हैं कि 2026 का प्रॉपर दावेदार है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। प्रॉपर दावेदार है सर। जो लही अमही राव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। क्या कहा, बड़ा अच्छा पढ़ते, हम तो बड़ा मजा से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, जो लही अमही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसके बारे में चर्चा पीछे भी किए हैं, अभी भी करते हैं, तो आप समझिएगा। जब भी आपको भाव स्पष्ट करे आए,
या फिर व्याख्या करे आए, तो पहले आपको इस प्रकार उनका परिचय दे दीजिएगा जो यहाँ लिखा है। क्या लिखा है सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे दिग्गज भाग 2 से लिया गया है। इसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी तथा शीर्षक करवक है। अर्थात आप इस पंक्ति का इस प्रकार पहले परिचय दे दीजिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है ना, इसके लेखक कौन है, इसके शीर्षक कौन है, ये आप दे दीजिएगा। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर की ओर। आंसर क्या है? आंसर इस प्रकार है सर, उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि महोदय कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में गुण व अवगुण पाया जाता है। जिस प्रकार आम में गुठली होना एक अवगुण है और यदि गुठली ना हो तो आम सुगंधित नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, फिर समझिएगा। क्वेश्चन था कि जो लही अमही डाब न होई, है ना, तो लही सुगंध बसाई ना सोई। अर्थात जब तक आम में गुठली नहीं होगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ आंसर देख लीजिए सर। आंसर बिल्कुल अच्छे से लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है कि जब तक आम में गुठली नहीं होगा तब तक आम सुगंधित नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में गुण अवगुण पाया जाता है ना, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में गुण अवगुण पाया जाता है, लेकिन अवगुण कहीं न कहीं व्यक्ति को गुणवान बना देता है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहते थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पे कर देते हैं, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आगे देख लेते हैं सर। यहाँ इसका आंसर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपको करना क्या है सर, आपको अभी समझना सुनना है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, ऊपर करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग, और ऊपर का, हाँ ऊपर आ गया। चलिए यही क्वेश्चन जो है सर 2026 में 25 में पूछा गया था। इस बार क्वेश्चन पूछा गया है सर, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देख लो। हो सकता है बिहार बोर्ड का आदत है कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछेगा। क्वेश्चन क्या है कि दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका 2 करवक है सर, करवक भाग 1 में और करवक भाग 2 में दिया गया है, तो दोनों का आंसर समझिएगा, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दूसरे करवक के माध्यम से कवि अपने आप को इस संसार में कृतियों के माध्यम से जीवित रहने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या कहा, अच्छे से मिटा देते हैं, ध्यान सुनोगे बच्चा, है ना। अरे कहाँ मिट रहा है, मिट रहा तो पता नहीं, जो व्हाइट वाला है ना इसलिए पता नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान सुनिए। क्या कहा कि दूसरे करवक के माध्यम से कवि, है ना, कृतियों के माध्यम से जीवित रहने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि मेरी कृतियों के बारे में लोग मुझे जाने, है ना, मेरी कृतियों के माध्यम से लोग मुझे जाने। सॉरी उसके पहले गलती से बोल दिए थे, है ना। क्या कहा चल लेखक ने कि उसकी कृतियों के माध्यम से लोग उसे जाने, ये दूसरे करवक में उसने दर्शाया भी है सर, बताया, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है सुनते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार फूल मर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन उनका सुगंध हमेशा जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति या निर्गुण व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसका गुण या अवगुण हमेशा इस संसार में जीवित रहता है। अर्थात कवि अपने आप को दूसरे करवक में इस संसार में जीवित रखने का प्रयास किया है। अब इसको हम समझा देते हैं, आपको सुनकर याद हो जाएगा, समझिए। कवि जानते थे कि इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है ना। जिस प्रकार फूल मर जाता है, मूर्छित हो जाता है, लेकिन सुगंध हमेशा जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसका गुण और अवगुण हमेशा जीवित रहता है, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम्पल दिया। अर्थात वो दूसरे करवक के माध्यम से अपने आप को इस संसार में जीवित रखने का प्रयास किया है, ठीक है सर। आप लोग भी देखे होंगे कि कोई व्यक्ति मर जाता है ना, बड़ा अच्छा आदमी था, आपको मर जाता, ठीक है मर ले, ठीक है, साला बहुत खराब आदमी था। अर्थात गुण अवगुण के बारे में अवश्य चर्चा होता है। तो लेखक बड़ा होशियार था, हम लोग को अभी पता चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो समझ आ रहा है कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग को भी समझना चाहिए, गुणवान व्यक्ति बनना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा, 7 नंबर का क्वेश्चन, उनको देखेंगे और हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और क्वेश्चन पहले में ही था, और इससे पहले क्या है क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा।
ऊपर नहीं जाएगा क्या? हाँ जा रहा था, हमको लगा नहीं जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है इस प्रकार आपका, है ना। इसको मिटा देते हैं। व्याख्या करें, व्याख्या करेगा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है? धनी सो पुरुष जस किरित जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। इससे पहले इसी को उदाहरण द्वारा समझाया गया था और क्वेश्चन फिर से वही आ गया, तो इसको समझिए अच्छे से। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? धनी सो पुरुष जस किरित जासु, फूल मरे पर मरे ना बासु। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं क्या है इसका आंसर। चलिए इसको बड़ा कर दे, बड़ा हो जा, खुल जा सिम सिम। ये हो गया बड़ा, थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप लोग को दिखाई पड़ता होगा। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ता तो होगा बिल्कुल, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, सॉरी आंसर क्या है? पहली बात तो आपको बताए थे कि व्याख्या आय भाव स्पष्ट के, तो पहले आप उस पंक्ति के बारे में परिचय दे दीजिए। जैसे यहाँ दिया गया कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिग्गज भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी महोदय है तथा इसके शीर्षक करबख है। तो इस तरह आपने परिचय दे दिया। अब इसका आंसर है, क्या कहता है? उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार फूल मर जाते हैं, मुरझित हो जाते हैं, लेकिन उनका सुगंध हमेशा जीवित रहता है, ठीक उस प्रकार गुणवान व्यक्ति मर जाते हैं, लेकिन उसका गुण हमेशा इस संसार में जीवित रहता है। क्या कहना चाहता, ध्यान सुनिए। कहना चाहता है कवि क्या, कि जिस प्रकार वे फूल मर जाते हैं, मुरझित हो जाते हैं, लेकिन उसका सुगंध जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति भी एक दिन मर जाएगा। ऐसा नहीं गुणवान व्यक्ति अमर है, नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। गुणवान व्यक्ति भी मर जाएगा, लेकिन उसका गुण हमेशा इस संसार में जीवित रहता है। इस प्रकार आपके सभी वीवीआई प्रश्न खत्म हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करबख का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।